हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे आज 5 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, जिससे आपको हल्का सा आइडिया लगेगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने कैसे इंट्रोडक्शन को लिखना है, बॉडी में बुलेट पॉइंट्स को कैसे अरेंज करना है और क्या क्या कंटेंट को आप लोगों ने उसमें लिखना है। अब बेसिकली ना जो क्वेश्चंस हैं सारे ना पढ़े हुए तो नहीं आते हैं, ये तो हम मान के ही चलते हैं हमेशा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपने बस एक बार नजर घुमाई होगी उस टेक्स्ट के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर, लेकिन फिर भी ना काफी ज्यादा आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि बस ना क्वेश्चंस को लिखने का जो तरीका है वही आपको आंसर में नंबर दिलवाएगा। तो अब बेसिकली है क्या ना, ये तरीका कैसा है या प्रैक्टिस से आता है, कैसे आता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो यही है, जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखेंगे बेसिकली, उतना आप लोगों के लिए बेटर है। उससे आपको ना हल्का सा आइडिया लगेगा कि कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना, तो उसको भी आपने टैकल कैसे करना है, कैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, कैसे कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कोई टेबल बनाना है। तो थोड़ी नॉलेज के साथ भी यू कैन इजीली क्रैक योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हल्का सा इसको हम आइडिया भी लेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस में हमने, मान लो कि हमें नहीं चीजें पता बहुत सारी, फिर भी हम कैसे उसमें से पॉइंट्स निकाल लेंगे फटाफट। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये है, द डिबेट बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस वाज एसेंशियली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल मीन्स एंड द प्रेगमेटिज्म ऑफ नेशनल लिबरेशन, डिस्कस। अब ना क्वेश्चन जनरली ऐसे आते ही हैं कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या था उसके बारे में बताओ, या फिर महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं, या B.R. अम्बेडकर से महात्मा गांधी कैसे नहीं बनती है, उनके क्या व्यूज हैं, इनके क्या विचार हैं। तो ये सारी चीजें ना पूछी जाती हैं, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको वी कैन प्रिपेयर। ठीक है, अब इसमें ना ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपने ना किसी भी नेता की बहुत तारीफ ऐसे नहीं कर देनी है कि भाई अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, और किसी की इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी है कि ये थे भी तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ऐसा नहीं हमने करना है, दोनों को बहुत ही ना इक्वल रिस्पेक्ट पर अपने को रखना है। तो आपको अगर इनमें डिफरेंसेस बताने भी है ना, तो एक को ऐसे बताने के लिए कि भाई इनका काम अच्छा था, दूसरे को हमें नीचा दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को आप मतलब अगर अटेम्प्ट करोगे तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन जिसमें हमारी ये होगी कि भाई सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच क्या थी और महात्मा गांधी की अप्रोच क्या थी, लेकिन ना दोनों ने ही बहुत ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, एक दूसरे को बहुत ऐसे ना थ्योरीज में या फिर प्रैक्टिकलिटी में सप्लांट नहीं कर दिया है कि भाई अगर सुभाष चंद्र बोस की बात मानेंगे तो महात्मा गांधी की बात नहीं मान सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। दोनों का ही ना आपने इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल है वो थोड़ा सा शो करना है, क्योंकि एक को हम लोगों ने बहुत ऊपर नहीं चढ़ा देना है, एक को बहुत नीचे नहीं गिरा देना है, ऐसे नहीं हमने करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल हम दिखाएंगे। इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इनकी अप्रोच क्या थी, जैसे पॉलिटिकल प्रेगमेटिज्म जो है उसका मतलब क्या है, दैट इट इज दी फार साइटेडनेस, कि बहुत दूर का सोचते हुए और चीजों को ना ऐसे प्रेगमेटिकली लीडरशिप के फॉर्म में लेकर आते हुए उनकी अप्रोच ये थी। जो महात्मा गांधी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बिलीव करते हैं सत्य, अहिंसा एंड सत्याग्रह है, तो उनकी ये पॉलिसीज हैं। तो हल्का सा आपने ना बस इंट्रोडक्शन में इनके बारे में झलक देनी है, दैट दीज आर बेसिकली अप्रोचेस एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। अब बात आती है बॉडी की। बॉडी में इफ यू कैन मेक टेबल्स, कैन मेक टेबल्स, वो अच्छा भी लगता है काफी ज्यादा। नहीं बनाओगे तो भी कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल पहले महात्मा गांधी की अप्रोच लिख देना, फिर सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच लिख देना, दोनों ही आपके ठीक सिस्टम माने जाते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो ये ना हमेशा जो मीन्स हैं उन पे बहुत फोकस करते हैं कि हमें ना कोई भी जो काम करना है ना उसके रिजल्ट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये काम मैंने किस नीयत से या इस काम को करने की जो पूरी प्रोसीजर है उसमें किसी का नुकसान तो नहीं हुआ है, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो मीन्स अप्रोच है इनकी बेसिकली कि एंड चाहे जो भी हो, मीन्स हमारे ठीक होने चाहिए, रास्ता हमारा ठीक होना चाहिए। और इस रास्ते में ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये अहिंसा की बात करेंगे, ये सत्याग्रह की बात करेंगे, ये बात करेंगे मास मोबिलाइजेशन की, कि ठीक है मास मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हों, और जितना ज़्यादा इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग इसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा आपका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, जहाँ नॉन वायलेंस की बात आएगी वहाँ पर अपना चंपारण सत्याग्रह भी लिखो, है ना। वहाँ पर जो है और जितने भी और सारे इन्होंने मूवमेंट चलाए, जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह वगैरह हो गए, जो लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड करी और बाकियों को इंस्पिरेशन दी, उसके एग्जाम्पल्स लिखो, है ना।
तो जैसे मीन्स में आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बावजूद भी जो एनसीएम चला था वो बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से चला था, और जैसे उसमें वायलेंस आई वैसे ही उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को बंद कर दिया था। सो दैट्स हाउ ही हैज द पॉलिसी कि हमें क्लैरिटी रखनी है कि हमें करना क्या है लाइफ में। ठीक है, तो ये इनकी बेसिकली ना प्रॉपर पॉलिसीज हैं। अब डिफरेंस ये है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो थोड़े से अलग जोन के पर्सन हैं। इनका है ना प्रेगमेटिज्म या फिर रियल पॉलिटिक में विश्वास करते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमारे सारे के सारे गेन होने चाहिए। जैसे ना इसमें आप यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ टेबल्स, है ना। जैसे आपने यहाँ पर मॉरल आइडियलिज्म की बात करी महात्मा गांधी के लिए, इनके बारे में बात करेंगे टैक्टिकल प्रेगमेटिज्म कि बहुत प्रैक्टिकलिटी से सोचना कि कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना, कि अगर ये मौका है हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन अगर थोड़ा सा बैकफुट पे है तो इसकी इस स्ट्रेंथ की जो वीकनिंग है उसको यूज करते हुए हम लोग इनको अभी हरा सकते हैं, इनको अपने देश से भगा सकते हैं। तो ये जो दिमाग है वो सुभाष चंद्र बोस ने चलाया है। ठीक है, तो दैट्स हाउ हिज पॉलिसीज आर। ये अहिंसा सत्याग्रह की बात करते हैं, ये आर्म स्ट्रगल की बात करते हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जो है सत्ता अपने हाथ में ली है, तो ही बिलीव्स इन आर्म स्ट्रगल कि भाई इनको ना बाहर निकाल दो यहाँ से, नॉन वायलेंस ना होती रहेगी, इंडिपेंडेंस की बात देखेंगे, पहले इनको निकालो यहाँ से। सो दैट्स हाउ ही हैज द अप्रोच। इसके अलावा डिप्लोमेटिक अलायंसेस की बात करेंगे, दूर दूर जाके कभी जापान से हाथ मिला रहे हैं, कभी जर्मनी से हाथ मिला रहे हैं कि ब्रिटेन को हरा सकें, बस ब्रिटेन को अपने इस देश से निकाल सके। तो ये डिप्लोमेटिक अलायंसेस जो हैं ये इन्होंने अपनाई हैं। ऐसी डिप्लोमेटिक अलायंसेस महात्मा गांधी ने नहीं अपनाई है। उन्होंने बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो मास मोबिलाइजेशन पर ही रखा है, एंड दैट इज वाई बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा यहाँ पर यही है कि एक्सटर्नल अलायंसेस बनाओ, डिप्लोमेटिक अलायंसेस, एक्सटर्नल अलायंसेस, वट एवर यू कैन से। एंड जैसे इकोनॉमिक की बात करो कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद क्या करोगे, तो महात्मा गांधी का ये कहना था दैट जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर पहले ब्रिटिश के आने से थी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, डिसेंट्रलाइज्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, फिर से वही सिस्टम आना चाहिए। ये विलेजेस को मानते थे दैट विलेजेस आर बेसिकली द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ इंडिया। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है वो ये कहते हैं कि भाई ना डिसेंट्रलाइजेशन से कुछ नहीं चलेगा, अब इंडिया ना आज़ाद होगा और इंडिया के बहुत सारे लोग इलिटरेट भी हैं, तो जब तक सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं होगा ना हमारे ऊपर तब तक कोई बात नहीं बनेगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है स्टेट प्लानिंग चाहिए होगी, थोड़ा सा कम्युनिस्ट वाला फेज भी है सुभाष चंद्र बोस का कि स्टेट लेवल प्लानिंग चाहिए मुझे, जो इंडस्ट्रीज है वो सरकार बना के दे, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो ना हो कैपिटल सिस्टम में जैसे होता है, और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिले हैं। तो दैट इज ही इज सेइंग दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होना चाहिए। यहाँ पर मीन्स की बात चल रही है, यहाँ पर आपकी एंड की बात चल रही है कि भाई एंड बताओ क्या है। मीन्स देखी जाएगी कि आज़ादी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये मुझे जानना है। सो ये ना इनके डिफरेंसेस हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन ना स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपने ये भी बताना है कि डिबेट है, लेकिन ना आपस में इनका कुछ जैसे कॉम्प्लीमेंटारिटी भी है, जैसे एक दूसरे के रिगार्डिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जैसे महात्मा गांधी ने जो सुभाष चंद्र बोस है उनको कहा था दैट ही इज पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स, तो मतलब सबसे बड़े देशभक्त हैं ये। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का खिताब दिया था। तो दोनों के आपस में भले ही सोच ना मिलती हो, लेकिन दोनों का जो एक टारगेट है वो एक है, दैट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके लिए दोनों काम कर रहे हैं। दोनों को लगता है कि चाहे मास मोबिलाइजेशन अहिंसा के तौर पर हो, चाहे वो आर्म स्ट्रगल के तौर पर हो, होनी चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे यहाँ पे, है ना। और तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखनी है, इससे दिखता है कि भाई दोनों आपस में दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों का जो टारगेट है वो सेम है, बट दोनों के रास्ते थोड़े से अलग हैं, आइडियोलॉजी हल्की सी डिफरेंट है। तो बस ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट में आप जब कंक्लूड करोगे तो यही बताओगे कि एक दूसरे को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जो अप्रोचेस बताई हैं उससे जो हमारे को आज़ादी है वो थोड़ी जल्दी मिल गई है, क्योंकि हमने दोनों जो फ्रंट्स हैं उन पर से अटैक किया है, चाहे वो नॉन वायलेंस वाला हो चाहे वो वायलेंस वाला हो। तो लोगों का सपोर्ट भी मिला है, सिंपैथी भी मिली है, और साथ में जो है हमारी फौज भी तैयार है। और इसके फौज के ही ना काफ़ी ज़्यादा म्यूटनीज की वजह से, काफ़ी इनके प्रोटेस्ट की वजह से भी अंग्रेज थोड़े से डर गए थे। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 2 से तो वो भरकर सामने आ गए थे कि ठीक है वर्ल्ड वॉर 2 हो गया है, जरूरी नहीं कि डीकोलोनाइजेशन अब शुरू करें हम लोग, हम सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन एक जो फैक्टर है ये भी है कि आर्म्ड स्ट्रगल ने खास करके जो अपने सोल्जर्स थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, तो उस वजह से भी अंग्रेज जो है यहाँ से जाने के लिए मजबूर हुए। और साथ में ये क्विट इंडिया मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा।
है ना, जितने भी मिशन लेकर आए, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे कैबिनेट मिशन हो, इन सबकी जो है फ्लॉप हिस्ट्री की वजह से ही काफी ज्यादा अब ये उभर कर सामने आया कि इंडिया को आजादी अब देनी पड़ेगी, इस देश को पार्टीशन करवाना है नहीं करवाना है ये इनके हाथ में ही देना पड़ेगा सारा सिस्टम। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में डिबेट भले ही है, लेकिन दोनों आपस में दूसरे को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री अप्रोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं। So that is how you have to write about different scholars or philosophers or nationalist leaders, so that ऐसा ना लगे कि आपने एक की तो बहुत ही तारीफ कर दी है और एक को बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्या पता महात्मा गांधी का भक्त हो, क्या पता वो सुभाष चंद्र बोस का भक्त हो, तो डोंट टेक रिस्क। इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड अप्रोच से हम अपना आंसर लिखेंगे, सो दैट किसी को हम ज्यादा हर्ट ना करें और हमारे को मार्क्स मिल जाए, जो हमारा मेन मकसद है। सिलेक्शन लेनी है हम लोगों ने अभी के लिए, दुनिया हम बाद में बदल लेंगे, अभी हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐसे लिखेंगे। टेबल बना लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं भी बनाओगे तो पहले ही महात्मा गांधी लिख देना, बाद में सुभाष चंद्र बोस का लिख देना, बाद में इनकी जो है थोड़े बहुत कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंटरी जो अप्रोच है वो लिख देना। स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आएंगे कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज वगैरह थी, इंट्रो में इनकी अप्रोचेस के बारे में हल्का सा बता देना, तो इससे आपका जो आंसर थोड़ा सा ऐसे वेल रिसर्च्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट वॉज नॉट मेयरली अ प्रिमिटिव पास टाइम, कि भाई सिर्फ टाइम को पास करने के लिए नहीं बना रहे हैं, बट द अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न विजुअल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एक्सप्रेशन। आज जो हम मॉडर्न सोसाइटी में पब्लिक एक्सप्रेशन या विजुअल एक्सप्रेशंस को लिखते हैं या बताते हैं, उनका ही कहीं ना कहीं ये एक अर्लीस्ट एंसेस्टर्स रहे हैं एक तरीके के। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है, हमें कंट्रास्ट करना है। कंपेयर करोगे फिर इसमें डिफरेंसेस बताओगे। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स विद द कंटेम्प्ररी फॉर्म्स ऑफ विजुअल एक्सप्रेशंस। अब आपको पता है दैट इंट्रोडक्शन में आपको दोनों के बारे में बताना होगा। प्री हिस्टोरिक रॉक जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप बताओगे कि भाई हमें कहाँ कहाँ से डिफरेंट साइट्स में रॉक पेंटिंग्स मिली है। इसमें आप जो है लाखो दियार जो उत्तराखंड वाले एरिया में उस शहर का नाम लिख सकते हैं, आप भीमबेटका का नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी पेंटिंग्स हम लोगों को मिली हैं जो पेलियोलिथिक मीजोलिथिक टाइम की हैं, मतलब आज से भी काफी हजार साल पुरानी, अराउंड 5000 BCE की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली इन सारी पेंटिंग्स में। ठीक है, तो ये पेंटिंग्स हमें मिली हुई हैं काफी ज्यादा। एक तो भीमबेटका के लिए लिख लेना, VS वकांकार ने इनको डिस्कवर किया था 1957 में आई थिंक, है ना। इस पर ईयर चेक कर लेना बस एक बार। तो ये बेसिकली प्रेजेंट थे और केव पेंटिंग्स इन्होंने पहली बार देखी, तो ये हम कुछ इसके बारे में लिखेंगे। और लास्ट में जो इंट्रोडक्शन में ही जो आपका मॉडर्न फॉर्म है वो भी लिखेंगे कि भाई इसमें ना हम बहुत ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमारा जो मन करता है, जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है हमारा, उसको पहुंचाने के लिए हम जो है काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आप मॉडर्न पेंटिंग्स में चाहे एग्जाम्पल जो है जो ग्राफिटीज होती हैं जो दीवारों वगैरह पे बनती हैं उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की हम अगर बात करें, है ना, तो अभी हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करते हैं क्योंकि ना थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि GS1 में आएगा और ये GS1 में एंशिएंट मिडिवल वाला पार्ट है, थोड़ा सा इंडियनाइज ही इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो हल्का सा इसमें जो जिक्र है वो मॉडर्न पेंटिंग्स का कर देना और जो पेंटिंग्स हमें बहुत पहले मिली है उसका हल्का सा जिक्र हो जाएगा। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है काफी एक वो हो जाएगा कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं, इनका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। और स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी गिवन है इसमें, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कंपेयर, मतलब कि कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज हैं वो आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, कंपेयर में सिमिलैरिटीज भी लिखोगे और बाद में जो है इसमें आपके डिफरेंसेस हैं वो भी हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे सिमिलैरिटीज क्या है कि बहुत ज्यादा ना इसमें कम्युनल एंगल है, मतलब ये कम्युनल वो रिलीजन वाला कम्युनल नहीं है, ये कम्युनिटी वाला कम्युनल है। तो कम्युनल एंगल है मतलब कि जैसे इसमें सीन ऑफ हंटिंग, सीन ऑफ डांसिंग, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ये सब कुछ दिखाया गया है। मॉडर्न एक्सप्रेशंस भी हमारे यही है कि ना हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जो सेलिब्रेट करते हैं, जो आसपास हमारे होता है उसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स हाउ बोथ आर सिमिलर इन नेचर। इसके अलावा यहाँ पे जो ना बहुत सारे कलर्स को इस्तेमाल किया गया है, रेड, वाइट, ग्रीन, है ना, वो सारे भले ही नेचुरल तरीके से आए हों लेकिन काफ़ी सारे हम लोगों ने कलर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर भी हम डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करते हैं टू शो सम एक्सप्रेशन। जैसे रेड कलर जो थोड़ा सा गुस्से को दर्शाता है, ग्रीन कलर थोड़ा सा प्यार की भाषा को दर्शाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है भीमबेटका पेंटिंग में जो ग्रीन कलर है ना उसमें डांसर्स को दर्शाया हुआ है
और जो हंटर्स हैं उनको रेड कलर में दर्शाया हुआ है। उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि अलग अलग कलर्स हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे भी जो डेली लाइफ के सीन्स हैं उसको हम लोगों ने दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी हम जो हमारी रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ में चाहे कुछ भी है, चाहे पेट्रियार्की है, चाहे और डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम लोगों तक पहुंचाने के लिए पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। यहाँ पर भी जो है एक पेंटिंग बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, तो यहाँ पर भी ना पब्लिक जो अप्रोच है या पब्लिक तक चीजें पहुंचानी है वो बड़ी जरूरी है। जैसे यहाँ पे जो पेंटिंग होगी वो केव पेंटिंग है, तो बहुत लोग उसको देखते हैं, है ना, तो वो काफी टाइम के लिए रह भी जाएगी। यहाँ पे भी जो है एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखा है, जो पेंटिंग है अगर आपने इंटरनेट पे डाल दिया है तो वो तो हमेशा के लिए स्टोर हो गई है, और काफी ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम ये पेंटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा बस कि किस टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए, और उसमें सीन्स कौन कौन से होते हैं, या फिर उसका पर्पस क्या होता है बनाने का, उन सब पे थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज आपको इसमें बतानी पड़ेगी। जहां पर कंट्रास्ट की बात आएगी, कंट्रास्ट में बेसिकली पता है क्या है कि ना, अब ठीक है कि हमने डिफरेंट बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल करे हैं दोनों में, लेकिन क्या जो कलर्स आज हम अलग अलग लेवल के हैं, जैसे आप कलर्स के नाम लो, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होंगे कि ये टर्कोइस और पता नहीं कौन कौन से कलर, मतलब नाम भी नहीं पता होंगे हमें, ये बेबी पिंक पता है हमें तो, लेकिन बहुत अलग अलग कलर्स आ गए। तो अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए वी हैव मल्टीपल कलर्स, बट उनके पास तो कलर नहीं थे बेचारों के पास, इसीलिए थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो कलर यूसेज में भी आएगा। ठीक है, एक तरफ आपने लिखा है कि हमने डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल किया है टू डिपिक्ट मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पर हम यूसेज की बात कर रहे हैं कि भाई थे, ठीक है, बट यहाँ पर नेचुरल कलर्स थे, यहाँ पर हमारे आर्टिफिशियल कलर्स हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें हमारा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना, जैसे पेंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, पेंटिंग का ऑब्जेक्टिव जनरली ये था कि जैसे हंटिंग या गैदरिंग करने के लिए हम जाते हैं, तो लाइफ इज टू अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप शिकार करने के लिए जाओ आपका ही शिकार हो जाए। तो ये जो पेंटिंग्स करते थे ना, इट इज कंसिडर्ड कि ना, जो अगर हमने यहाँ पर जैसे ट्रैप बिछाया है और पूरी पेंटिंग में दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे हम शिकार करेंगे, तो वही जो चीज है वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होगी। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग पहले पेंटिंग बनाते थे सो दैट हमारी जान ना जाए, तो सर्वाइवल के लिए पेंटिंग्स थी बेसिकली ये वाली। यहाँ पे जो है हमारे को एक्सप्रेशंस के लिए पेंटिंग्स हैं कि हम चाहते हैं दुनिया को ये बताना दैट ये हमारी सोच है, सोसाइटी में जो भी सारी चीजें हो रही हैं, तो हम जो है बेसिकली टाइम पास के लिए कर रहे हैं, ना कि सर्वाइवल के लिए। तो उस टाइम पास में ना कुछ भी आ सकता है। टाइम पास में आपका, जैसे आप सोसाइटी में जो सोशल इविल्स हैं उनको मिटाने के लिए कुछ लोगों तक संदेश भेज सकते हैं, या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप कुछ चेंज चाहते हैं तो उसके लिए लोगों तक अपना जो एक्सप्रेशन है वो पहुंचा सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना जनरली वो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के दोनों पेंटिंग्स में। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंट्रास्ट है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप देखोगे तो इसमें ना ह्यूमंस को ऐसे बनाया हुआ है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इनका। यहाँ पे मतलब अलग ही लेवल की, मतलब इतना रियलिटी दिखता है कि पता लगता ही नहीं कि पेंटिंग है कि रियल में है। सो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा ना मतलब टेक्नोलॉजी या फिर कह लो कि जो स्किल लेवल है थोड़ा सा एडवांस्ड तो है। ठीक है, तो कंट्रास्ट तो है ही कहीं ना कहीं, एक तो ये चीज। इसके अलावा जैसे इसमें मेनली जो हंटिंग और गैदरिंग सीन्स हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल के सीन्स भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना, जो आपको लगता है दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, तो आप शेयर करते हैं, है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। साथ में ना जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इसमें ना थोड़ा सा जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फोकस है, वो थोड़ा सा मिसिंग था, है ना। तो थोड़ा सिंपलिस्टिक पेंटिंग्स, यार अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उन लोगों से कि वो लियोनार्डो दा विंची बन जाए, बनाई तो है ना, कम से कम हमें मिल तो रहा है ना उनका प्रॉपर पूरा एविडेंस हिस्ट्री। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फोकस ज्यादा है। जैसे आपने वो सारी पेंटिंग्स देखी होंगी कि ना, जैसे पेंटिंग आप आंखों से आंख मिला रहे हो उसके तो भी आपको देख रही है, थोड़ा आप साइड में गए तभी भी आप ही को देख रही है, वो थोड़ा सा और साइड गए तभी भी आप ही को देख रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी सी है, ये जो सिस्टम है, ये आज की मॉडर्न जो पेंटिंग्स उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि भाई काफी ज्यादा इसमें जो एक्सप्रेशन है वो इंडिविजुअलिस्टिक, या फिर जो है ना मतलब काफी ज्यादा डेप्थ ऑफ फोकस है इसमें। तो ये कुछ कंट्रास्ट भी आप लिखेंगे तो यू नो कि मान लो आपको नहीं पता था सारी चीजों के बारे में, मैंने इसमें बहुत सारे मतलब ऐसा कंटेंट नहीं बता दिया कि भाई पता नहीं अलग ही लेवल है, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्वेश्चन भी कहाँ से आया, ऐसा तो कुछ नहीं है।
क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, कंटेंट भी जनरल ही लिखना है, बिकॉज पेपर हम जनरल स्टडीज का लिख रहे हैं, हम हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना आप इनको लिख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा के भी। ओके, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भीमबेटका पेंटिंग्स दिखती सी कैसी, उन्होंने क्या क्या पेंटिंग्स है, किस साइट की वो पेंटिंग है ना, किस टाइम की वो पेंटिंग है, नियोलिथिक है कि मेसोलिथिक है कि क्या है। और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे तो दोनों को ही आपने सिमिलैरिटी बतानी है कि दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है। दोनों को ही पढ़ने के बाद या देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद वी कैन नो अबाउट दैट सोसाइटी कैसी है, लोग अपने एक्सप्रेशंस किस तरीके से पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक, एंड दीज आर जस्ट मीडियम ऑफ विजुअल एक्सप्रेशंस। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही जो मकसद है वो यही है कि लोगों तक हमारी बात जाए और ये जो चीज़ है ये काफ़ी टाइम तक बनी रहे। जैसे केव पेंटिंग्स आज से बहुत साल पुरानी, 6000 साल पुरानी है, तो आज भी हम उनको देख पा रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी दर्शाते हैं। तो हमारी जो एक सोच है सोसाइटी कैसी है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। फ्यूचरिस्टिक तो हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें कि आंसर को कंक्लूड कैसे करना है। डोंट जस्ट मेक एनीथिंग सुपीरियर एंड मेक एनीथिंग इन्फीरियर, ठीक है। दोनों को हमने बैलेंस लेके चलना है कि ना तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स बहुत ऐसे वाही लूट रही थी, और ना ही ये मॉडर्न पेंटिंग जो है वो बिल्कुल ही डल एंड नम टाइप सी हैं। नहीं, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस था, दोनों अपने अपने टाइम में काफी ज्यादा एडवांस्ड मानी जाती थी, दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव था, दोनों को क्यों बनाया गया, ये इस बात पे फोकस करना है, ना कि कंपैरिजन पे फोकस करना है। कंपेयर करेंगे बट जजमेंट पास नहीं करेंगे, बस इस बात को बताने का मेरा एक मकसद है ये। ओके, चलो भाई नेक्स्ट हम देखेंगे, चोला मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर एंड क्लासिकल लिटरेचर वर नॉट जस्ट कल्चरल माइलस्टोन्स बट द पिलर ऑफ इंपीरियल स्टेट क्राफ्ट। अब चोला एम्पायर पे, विजयनगर एम्पायर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई अब सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे वो लोग कि बताओ डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन हिस्ट्री। ऐसा तो क्वेश्चन आए हुए बहुत पहले, तो वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अब थोड़ा सा जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा आपको अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आप चोला मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की बात करोगे तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इसके बारे में बताओगे ही कि चोला डायनेस्टी जो है वो कहाँ से कब तक थी, है ना। 9th सेंचुरी से लेके कहीं ना कहीं 30th सेंचुरी तक इनका पीक पीरियड था। संगम एज में भी थी बट बीच में गायब हो गई थी, फिर दोबारा से आ गई थी। तो ये जो टाइम है ये आपका ज्यादा फोकस होता है एज द आर्किटेक्चरल जेनिथ, है ना। तो इसका हल्का सा जिक्र करो कि इस तरीके से आपने इसमें लिखना है कि चोला आर्किटेक्चर कितना ज्यादा भव्य है एक तरीके से। एक तो ये, साथ में क्लासिकल लिटरेचर की भी बात करोगे कि बहुत सारे जो बुक्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे लिखी गई हैं, जो राजा हैं उनकी तरफ से पैट्रनेज मिला है, तो लोग काफी ज्यादा खुल के लिख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस बारे में नहीं लिखना है, इस बारे में लिखना है। तो चोला एम्पायर का थोड़ा सा ना आपने जो एक पॉजिटिव सा ऑरा है वो क्रिएट करना है, ठीक है। जिसमें कुछ राजाओं के नाम लिख दोगे, जैसे राजा 1 है या फिर राजेंद्र चोला है, इनके टाइम पर काफी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट चोल एम्पायर ने देखी थी, ठीक है। तो ये बात अपने को लिखनी है। बट अब क्वेश्चन ये है ना कि इनके द्वारा बनाए गए जो आर्किटेक्चरल टेम्पल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं बेसिकली, वो ना सिर्फ और सिर्फ कल्चरल माइलस्टोन्स नहीं है, वो ये भी हैं। तो आपने इसमें यस करना है दैट यस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल माइलस्टोन्स, बट ये आपका इंपीरियल स्टेट क्राफ्ट के भी एग्जांपल्स हैं। तो कैसे लिखोगे? इंपीरियल स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या? आपकी पॉलिटिकल नीति, राजकीय नीति जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कि आप अपना जो स्टेट है, जो अपनी सरकार है, वो भी चला रहे हैं थ्रू दीज टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स। जैसे इसमें आप बात करोगे कि जैसे बृहदेश्वर मंदिर की आपने बात करनी है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजा 1 ने बनवाया था। उसमें ना इन्होंने अपने आप की जो मूर्ति है, राजा राजेश्वरम नाम की जो डेटी है, वो भी इंस्टॉल करी थी। तो अपने आप को उन्होंने सीधा ही जो भगवान शिव के बराबर का ओहदा दे दिया है। तो वो ना लोगों में एक जो डिविनिटी है वो इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है ये सब कुछ, कि लोग जो है ना राजा को बस राजा ना माने, राजा को भगवान माने। तो अगर नहीं मान रहे हैं तो हम खुद मनवा लेंगे, तो इन्होंने मनवाया अपने आप को। ओके, इसके अलावा जो स्टेट क्राफ्ट है कि जैसे मान लो आपने कोई मिलिट्री विक्ट्री जीती है और आपने किसी और एरिया में जाकर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, तो वो भी दिखाने के लिए आपने वो आर्किटेक्चर बनवाया। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे गंगई कोंड चोलापुरम का, है ना, राजेंद्र 1 ने जो बनवाया था, क्योंकि ये पहले ऐसे चोल एम्पायर के राजा बने जिन्होंने गंगा तक जो है गए हैं, ये गंगा का जो एरिया है वो भी कैप्चर करने की कोशिश करी है।
तो वहां तक ये गए हैं, तो ये बनवाने की कोशिश की, तो मिलिट्री विक्ट्रीज को दिखाएंगे ये लोग, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जाता है ना कि हाँ यार हमारा राजा कितना अच्छा है, देखो कितनी दूर दूर तक जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है एम्पायर को, रिसोर्सेज और लेकर आएगा हमारे लिए। जो आर्किटेक्चर्स में टेम्पल्स वगैरह बनेंगे उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो डोनेट करते थे, तो यही जो टेम्पल्स हैं वो अल्टीमेटली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करते थे, जैसे कनाल्स बनवा दी इरिगेशन के लिए, या फिर जो है पॉन्ड्स वगैरह बनवा दिए, एग्रीकल्चर में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन और करवा दिया। तो ये सब जो है वो लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं राजा का जो काम है लोगों तक पैसा पहुंचाना, वो टेम्पल्स या आर्किटेक्चरल जो फीचर्स हैं वो भी करवा रहे हैं, है ना। तो ये इंपीरियल स्टेट क्राफ्ट की नीतियां हैं इसमें। और साथ ही साथ ना जो ये टेम्पल्स हैं वो भगवान का जो दर्जा किंग को मिला है उसको ना इंस्टॉल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है। तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन प्रीस्ट एंड किंग्स, कि भाई जो है किंग को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सराखों पर बैठा के रखना है, जो वो रूल्स पास कर रहे हैं वही हमने मानने हैं। तो जो ओबीडियंस है जनता में वो कहीं ना कहीं जागती है इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अपनी नीतियों तक लोगों तक पहुंचाना, यही मेन मकसद है अपने स्टेट क्राफ्ट का, है ना। तो हल्के से ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल्स हमने लिखने हैं साथ साथ। अब कल्चरल माइलस्टोन तो है ही यार, अब इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। बृहदेश्वर टेम्पल में जो 80 टन का आपने ऊपर जो ये गोला सा रखा है, पत्थर रखा है, कैसे रखा आपने, इतना महंगा, इतना भारी यार, तो इतनी ऊपर तक पहुंचाना, 216 फीट तक पहुंचाना, इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो कल्चरल माइलस्टोन है ये। साथ में आर्टिस्टिक स्किल्स को ये दर्शाता है कि यार कितने सारे लोग जो हैं कितना दिमाग लगाते थे। कार्विंग्स यहाँ पर करवाई हुई हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें ये पूरा बताया हुआ है कि भाई इसके बाद कौन सा राजा आया, रॉयल हिस्ट्री को यहाँ पर लिखा गया बेसिकली। तो एपिग्राफी के कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की हम इसमें बात करेंगे कि कैसे जो सिस्टम है वो जीनियोलॉजी हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नॉर्थ इंडिया में अगर किसी को अपनी जीनियोलॉजी जाननी हो तो हरिद्वार जाते हैं वो लोग, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, कौन किसका पापा, कौन किसका दादा, क्या सिस्टम था, सारा का सारा। लेकिन अब इतने पुराने अगर हमने जानने हैं तो ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना ये बहुत ज्यादा काम आती है, जो मंदिरों पे आर्किटेक्चरल फीचर्स पे लिखी हुई है ना। इसमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बहुत जो जेनिथ है उसके ऊपर ले गए थे कि बहुत अच्छी क्वालिटी के जो टेम्पल्स हैं वो बनने शुरू हो गए थे, है ना। तो कार्विंग्स इसमें है और जो साइंटिफिक इनोवेशंस वगैरह हैं वो भी इसमें दिखाई हुई है कई सारे टेम्पल्स पे कि भाई, है ना। जैसे बहुत सारी जैसे जो ईंटें वगैरह इस्तेमाल की गई हैं उसमें कोई भी जो मोर्टार है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई नींव नहीं रखी गई है मंदिर की, आर्किटेक्चर्स की। तो वो दिखाता है साइंटिफिक इनोवेशंस भी हैं कल्चरली। तो ये सब तो है ही है, साथ में ये इंपीरियल स्टेट क्राफ्ट की पॉलिसीज को भी दर्शाते हैं। एंड लास्ट में यू विल से दैट सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट दीज मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स की, और कैसे कैसे ये यूज होते हैं, तो हमें और क्या बताते हैं ये। तो सिग्निफिकेंस यू कैन राइट दैट इन योर कंक्लूजन, ठीक है। कि आज भी इनका ना जो कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस है दैट यू हैव टू राइट, कि आज भी जो है हम बहुत सारी चीजें इनसे इनहेरिट करते हैं। आज भी जो मंदिरों को बनाने की जो कला है वो हम यहाँ से सीखते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस, और भी बहुत सारी चीजें, साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं मंदिरों को बनाने की वो यहाँ से हम सीख रहे हैं। तो मल्टीपल थिंग्स यू कैन राइट इन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें हमने लिमिटेशंस नहीं बतानी है चोला एम्पायर की कि भाई इन्होंने ये वाले काम नहीं किए, इन्होंने ये वाले मंदिर नहीं बनवाए, है ना। ये सब नहीं बताएंगे हम लोग, बिकॉज क्वेश्चन में ना स्पेशली पूछा गया है कि इनके अच्छे फीचर्स कौन कौन से हैं, और इल्यूसिडेट करने की बात करिए, एलैबोरेट करने की बात करिए, आपसे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं पूछा है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड एंड जस्ट गो अवे विद इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द इनएविटेबल आउटकम ऑफ द सिस्टमिक फेलियर्स ऑफ द इंटर वॉर पीस सेटलमेंट्स क्रिटिकली एनालाइज। अब वर्ल्ड वॉर 2 का ना जो सबसे मेन मुद्दा है वो पता क्या है, कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना जो आपने सबने सारे काम किए उसकी वजह से ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। तो यस इट वॉज अ सिस्टमिक फेलियर। सिस्टमिक का मतलब है कि सिस्टम ही पूरा का पूरा खराब था। अगर आपने इससे बचना है इस पूरे खराब चीज से तो आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। द कोर ऑफ द सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड, है ना। तो ये सारी चीजें ये दिखाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 होता पता क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आपने वादे किए थे ना, जो आपने चीजें करी थी वो सारी फेल निकली। तो यस इट वॉज इनएविटेबल आउटकम। लेकिन पूछा है इसमें क्रिटिकली एनालाइज कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इन पीस सेटलमेंट्स के बहुत ज्यादा फेल होने की वजह से ही हुआ था, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस थे इसके, है ना। तो हमें थोड़ा सा
स्टेटमेंट को दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट दैट वर्ल्ड वॉर टू कब शुरू हुआ है, या फिर द डायरेक्ट अटैक ऑफ जर्मनी ऑन पोलैंड स्टार्टेड दी वर्ल्ड वॉर टू, बट इसके जो मतलब जो चीज़ें डेवलप हो रही थी इसके होने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी इन सब के होने के लिए। तो एकदम से जर्मनी के हिटलर के दिमाग में नहीं आया कि आज पोलैंड पर अटैक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रही उससे पहले 20 सालों में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जिसकी वजह से ये जो इवेंट है वो हुआ और उसके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हल्का सा आपने इसमें यस में आंसर करना है दैट वर्ल्ड वॉर 2 कब कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे इसमें। अब बात आती है कि भाई इंटर वॉर पीस सेटलमेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा ना फ्लॉड थी, जानबूझ के ऐसी सेटलमेंट्स बनाई गई जिसकी वजह से एक कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान करवा दिया आपने। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी, क्या उसमें आपको लगता है कि भाई जर्मनी ने जितना सहा उसको सहना चाहिए था? वो तो सह गया, वो अलग बात है कि 20 साल उसने कुछ बोला नहीं, वो तो उसकी अच्छी बात मान लो आप, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो जो बातें इनसे बोली गई कि भाई आपने अपनी आर्मी को भी डिसबैंड कर देना है, आपने जो है सारा वॉर रेपरेशंस को भरना है, आपने सारे के सारे जो वॉर गिल्ट का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप पे लेनी है। तो मतलब जैसे जर्मनी ने ही सब कुछ किया है, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये पता लग गया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जितना ह्यूमिलिएशन जर्मनी को झेलना पड़ा, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं जर्मनी के दिमाग में एक हेटेडनेस रही, और तभी जो है हिटलर जब पावर में आते हैं तो उनका सेम मकसद बन जाता है कि जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवाई थी मुझसे इस जगह पे, उसी जगह पे फ्रांस और ब्रिटेन से ट्रीटी साइन करवाऊंगा। फ्रांस तो करवा भी ली थी हिटलर ने, ब्रिटेन रह गया था, वो तो अलग बात है, ब्रिटेन आ गया बीच में फ्रांस को बचाने के लिए, नहीं तो फ्रांस का गेम तो खत्म कर दिया था हिटलर ने। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था। इसके अलावा जो है 1929 का जो, चलो इसको तो हम बाद में लिखेंगे ना कि पीस सेटलमेंट्स के अलावा ये सारे रीजंस थे। अब इनके अलावा जो जैसे बहुत सारे जो एरियाज थे वो ऐसे डिमार्केट किए गए कि लड़ाई होनी थी। जैसे पॉलिश कॉरिडोर की आप बात करते हैं इसमें कि इसकी वजह से ना जो आपका जर्मनी वाला हिस्सा जो ईस्ट वाला था वो वेस्ट वाले से बिल्कुल कट गया, क्योंकि पोलैंड को आप लोगों ने नया देश बना दिया था और पोलैंड को आपने सी एक्सेस देना था, इसीलिए आपने पोलिश कॉरिडोर बना दिया। यहाँ आपका वेस्ट जर्मनी, यहाँ आपका ईस्ट जर्मनी, बीच में आपका पोलैंड और पोलिश कॉरिडोर। तो अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं दिमाग खराब करने वाली बात है जर्मनी के लिए कि यार बिल्कुल कनेक्शन ही कट कर दिया है ना, सिर्फ सी एक्सेस देने के लिए नहीं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए। साथ ही साथ जो बॉर्डर डिमार्केट किए गए, बहुत सारे ऐसे देशों को, ऐसी जगहों को छोड़ दिया गया जहाँ पे एथनिकली काफ़ी ऐसे मेजॉरिटी में लोग रहते थे, लेकिन सरकार जो है वो किसी और एथनिसिटी वाले जो एथनिसिटी की है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ना, जैसे हिटलर ने भी जो चेकोस्लोवाकिया में सुडेंटेन लैंड था जहाँ पर काफ़ी सारे जर्मन रहते थे, तो चेकोस्लोवाकिया का पार्ट बना था वो, तो उन्होंने वो कब्जा कर लिया। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक हेट्रेडनेस भी जाग रही थी काफ़ी सारे देशों के बीच में। ठीक है, तो ये जर्मन पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ह्यूमिलिएशन की जो बॉर्डर डिमार्केशन है ट्रीटीज़ में जो किया था वो बहुत ज़्यादा जर्मन्स को पसंद नहीं था, जिसमें आप लकार्नो ट्रीटीज़ की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यस इंटर वॉर पीस सेटलमेंट्स अच्छी नहीं थी। यहाँ पर इटली की बात करोगे कि इटली भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि इटली को वर्ल्ड वॉर 1 में ना ये बोल के ये ब्रिटेन अपने साथ लिया था कि तुम हमारा साथ दे दो, जब खत्म होगा ना वॉर तुम्हें बहुत सारी हम लोग ना लैंड दे देंगे यहाँ अफ्रीका में। तो वो मान गया, वो छोड़ दिया उसने साथ जर्मनी का। तो अब बेसिकली अब सारा का सारा इन्होंने लड़ा वॉर, लेकिन बाद में उन्हें कुछ मिला ही नहीं, तो ट्रीटी में इटली को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, तो इस वजह से ये वॉर हुआ। रशिया को जो ट्रीटी है वो साइन करवाई, जिसमें ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क थी, जिसमें काफी सारा जो एरिया है वो जर्मनी ने अपने काबू में ले लिया था 1917 के आसपास। तो उस वजह से भी जो रशिया है वो काफी ज्यादा वहां पर रेवोल्यूशन के हालात चल रहे थे। तो इसी वजह से जो है अपना वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब स्टालिन थे तो उन्होंने काफी ज्यादा अटैक करवाया था जर्मनी के ऊपर कि भाई अब तो जो है हम, जर्मनी ने पहले अटैक किया था रशिया के ऊपर, तो उन्होंने डिफेंस में इन पे अटैक किया, बट फिर भी काफी सारी एक जो ट्रीटी की वो थी ना डॉगमा था, जो स्टिग्मा था कि इन्होंने हमसे ये वाला एरिया ले लिया था हम लोगों का, तो वो सारा सिस्टम खराब रहा, इसलिए रशिया ने काफी ब्रूटली जो है जर्मनी को हराया। और लास्ट में जर्मनी में जो हिटलर को मारने के लिए रशियन फोर्सेज ही आई थी, तो रशिया पहले पहुंचा था जर्मनी में, बर्लिन में बेसिकली, तो वहां पहुंचने के बाद रशियन फोर्सेस के हिटलर ने सुसाइड किया था।
तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी आपने ट्रीटीज बनाई जिसकी वजह से इटली परेशान, जिसकी वजह से आपका ये वाला जो जर्मनी है वो परेशान। जापान की तो बात ही नहीं करो आप, जापान की तो बहुत सारी ना और स्ट्रेटेजीज भी हम लिखेंगे, जैसे ये तो इंटर वॉर पीस सेटलमेंट्स की हमने बात करी। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन जो आपने बनाया था कि भाई इसके बाद जो है कोई वॉर कभी अब होगा ही नहीं, वो सारा फेल। अब जो है ना ये तो चलो है ही है, साथ में और फैक्टर्स भी हैं, तो अदर फैक्टर्स भी हमने लिखना है कि भाई पीस सेटलमेंट्स ही नहीं बल्कि ये सब ने भी रोल प्ले किया। जापान का इन्वेजन इंपॉर्टेंटली लिखेंगे हम लोग। मंचूरिया में एनेक्सेशन उस 1931 में, है ना, पूरा एरिया काबू में कर लेना। इटली का जो है अबिसीनिया इथियोपिया वाले एरिया में एनेक्सेशन करना। तो बहुत सारी ऐसी जगहें रही जिसकी वजह से जापान और इटली के इन्वेजन से जो है चीजें बिगड़ी। साथ में नाजिज्म और जो फैसिज्म था और मिलिट्री फैसिज्म जो जापान का था, उन सारी आइडियोलॉजीज की वजह से भी जो वॉर है वो इनएविटेबल बना। 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन से जो जर्मनी को ठीक ठाक चीजें मिल रही थी डेविस प्लान के अंडर, जो यूएसए ने कहा था कि भाई कोई बात नहीं, तुम जितना पैसा देने एक साल में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हम लोग ऐसे मैंडेटरी मांग नहीं रहे कि इतने ही चाहिए हमें, जितने बने उतने दे देना, डेविस प्लान है, तुम्हें हम लोन भी दे रहे बल्कि सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट्स पे, तो तुम अपना कर्जा चुका लो, बेसिकली कर्जा चुकाओ, ब्रिटेन फ्रांस को पैसे दो, ब्रिटेन फ्रांस ने लोन यूएसए से लिए हुए हैं, यूएसए को पैसे वापस मिल जाएंगे अपने, तो ऐसे पैसा घूम रहा है। बट जैसे डिप्रेशन आया वैसे ही यूएसए ने जितने भी लोन्स दे रखे थे नॉर्मल सिचुएशंस में वो सारे वापस ले लिए कि यार हम नहीं तुम्हें देते अब लोन, जितना पैसा हमने दिया था अभी तक वापस कर दो हमारा, तो एकदम से पैसे मांग लिए उन्होंने। तो जर्मनी को लगा कि यार अभी तो तुम हमारे साथ थे, है ना। तो एक तो ये चीज, जैसे इंटरवॉर पीस सेटलमेंट्स में एक भी बात ये भी लिखेंगे, बहुत सारी जो एरियाज था माइनिंग का, जैसे एलेसाचे लॉरेन वाला एरिया, सारलैंड था, वो सब जर्मनी से ले लिया गया था और फ्रांस को दे दिया गया था, लीग ऑफ नेशन के मैंडेट में इनको ऐड कर दिया गया था। तो ये सब रीजंस तो थे ही थे, ये सारे रीजंस भी आपने लिखने हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज इन ऑल दीज थ्री कंट्रीज, जो नाजिज्म, फैसिज्म, इटली, जर्मनी एंड जापान, ये तीनों इकट्ठे लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली। जापान का इन्वेजन, इटली का इन्वेजन, और साथ में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इनको ये लगता था ब्रिटेन और फ्रांस वालों को कि ना ठीक है यार जो कर रहे हैं इनको करने दो, जर्मनी अटैक कर रही है करने दे पोलैंड पे, इटली जा रहा है इथियोपिया में, जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना मतलब दोबारा वॉर ना हो इसके लिए ना जो इन्होंने बातें बोली सारी मान ली इन लोगों ने, कभी अटैक करने का धमकी नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि दोबारा अटैक करेंगे ना तो इनकी ही जो इकॉनमी है वो डाउन चली जाएगी। इसीलिए ना उनको लगा, हिटलर को ये लगा कि अरे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो जब इन्होंने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटेनलैंड ले लिया तभी भी कुछ नहीं बोले ये, तो इसका मतलब पोलैंड ले लेंगे तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये जो आइडिया था हिटलर के दिमाग में कि ये लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं मुझे, इस वजह से भी जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसकी शुरुआत होती है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट कि भी कैसे कैसे डिफरेंट सारी चीजें हुई थी जिस वजह से सिस्टमिक फेलियर्स, सिस्टम पूरा का पूरा खराब था, सिस्टम ही सारा खराब है पूरा, नाजिज्म, फैसिज्म, मिलिट्री फैसिज्म, इसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो नहीं रुक पाया। ठीक है, तो कंक्लूड करोगे आप ऐसे ही कि भाई सारी चीजें जो है सिर्फ पीस सेटलमेंट्स वाली फ्लॉड की वजह से ही नहीं बल्कि और बहुत सारे रीजंस रहे जिसमें जो ये फैक्टर बने फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिकोलोनाइजेशन हुआ वो पूरा जो वर्ल्ड है, और जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो वो वर्ल्ड पूरा सब कुछ याद रखता है। तो आज तक उसके जो आप कह लो कि कॉन्सिक्वेंसेज है वो झेल रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए वगैरह वो सब आपने इसमें लिखने हैं। सो इट वाज इनएविटेबल आउटकम, सो वो ना एविटेबल था। ऐसी बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं रोका जा सकता था, रोका जा सकता था अगर इन सारी बातों पे जिक्र कर लिया जाता तो, बट नहीं किया, तभी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। एंड यस, वी आर अगेन फेसिंग ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर 2। नागासाकी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर वॉर की जो रेस है वो शुरू हो गई थी। तो दीज आर बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर 2 अगर रुक जाता तो हमारे यहाँ पर भले न्यूक्लियर वेपन्स का जो खतरा है वो नहीं मंडरा रहा होता, है ना, एंड डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ political compromise that averted a constitutional crisis over India's linguistic identity। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट था क्या। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्राइसिस क्या था वो पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ऑफिशियल लैंग्वेज क्राइसिस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बहुत सारी जनता थी जो इंग्लिश बोलती थी, साउथ वाले या नॉर्थ ईस्ट वाले, बहुत सारी जनता थी जो हिंदी बोलती थी। तो अगर आप एज अ लीडर, एज अ पीएम या फिर एज अ पार्लियामेंट ये बोल दोगे कि भाई आज से पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गई है, तो बहुत सारे लोगों को बुरा तो लगेगा ऑब्वियसली। अगर हम नॉर्थ वाले लोगों को बोलते हैं कि इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होगा या हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, तो हमें इंग्लिश आती ही नहीं, तो मतलब हम लोग क्या करें, देश छोड़ दें हम लोग।
तो ऐसे ही हाल उनका भी था कि यार ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बना सकते हो तुम हिंदी को, इंग्लिश का भी तो कुछ ना कुछ रोल होता होगा, हमें तो इंग्लिश आती है, हम क्या करें अब। तो ये जो क्राइसिस है ना वो यही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसे हिंदी इंग्लिश के डिबेट में बट गए थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, कई चाहते थे कि इंग्लिश बने, कई चाहते थे कि भाई दोनों ही ना बने, दोनों का ही हम मिक्स यूज करते रहे, एंड देयर शुड नॉट बी एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेशन। ठीक है, तो 1947 में ना ये एक्ट लेकर आया था कि भाई तुम ना एक काम करो, 50 में एक्ट 50 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने ये बोला कि ना हम लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं अभी के लिए, लेकिन 15 साल तक ना जो इंग्लिश है वो भी कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। सो दैट वाज द प्रॉमिस, दैट वाज द एक्ट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना अब 15 साल होने वाले 1965 में, तो 1963 में लोगों को हल्का सा लगा कि अगर हम लोगों ने अभी आवाज नहीं उठाई तो मे बी जो है सारी चीजें हमारे लिए बुरी बन जाए। तो 63 में सरकार पे काफी जो है प्रोटेस्ट करवाया, काफी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करवाया, तब जो है ये एक्ट पास होता है और इस एक्ट में लिखा जाता है कि भाई ना 15 साल के बाद भी जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज हो सकती है। द वर्ड मे वॉज यूज, दैट इट मे यूज्ड बी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर 15 ईयर्स एज वेल। तो लोगों को उस टाइम पे तो लगा कि चलो ठीक है, कम से कम अलाउ तो कर दिया, बट 1967 तक आते आते ना और ज्यादा पंगे बढ़ चुके हैं। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मे शब्द को हटा दिया और ये बोला कि भाई जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं, जो स्टेट है, जब तक एक एक स्टेट मुझे लिख के नहीं दे देता कि भाई हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, इंग्लिश को हटा दो, तब तक मैं इस ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं हटाऊंगी, इंग्लिश को। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है इसमें कि भाई ये हमारा क्राइसिस था। अब क्वेश्चन ये है ना कि भाई मास्टर स्ट्रोक था ये, क्या इसने क्या बेनिफिट किया इस एक्ट ने। सबसे पहली बात तो इसने जो एक आप कह लो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज है उनको बचा लिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज को बचा लिया आपने, राइट्स को होने से बचा लिया, ऑन दी इंस्टेबिलिटीज, थोड़ा सा अच्छा जो भी स्पेलिंग देख लेना एक बार, बट हाँ राइट्स को होने से बचा लिया, प्रोटेस्ट को होने से बचा लिया, वायलेंट राइट्स को होने से बचा लिया, बल्कि सिर्फ राइट्स भी नहीं, वायलेंट राइट्स है ना। साथ में जो है बाल्कनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कि भाई हम अलग हो जाएंगे तुमसे, हम अपनी, अगर तुम अपनी लैंग्वेज बोलोगे तो हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, हम डिफरेंट नेशन बना लेंगे अपना। तो उसको भी कहीं ना कहीं इसने रोक दिया था, है ना। और जो एक यूनिटी है पूरी इंडिया के अंदर वो एक जागृत हो चुकी थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वेरी डाइवर्स नेशन। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हम नारा हमेशा देते हैं ना, ऐसे बहुत चिल्ला चिल्ला के हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बट स्टिल वी आर यूनिफाइड, वो सब कहीं ना कहीं दोबारा से हम लोगों ने अपना जो रोल है वो निभाया है इसको करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने करी कि भाई हाँ इसकी वजह से जो ये पूरा जो एक्ट है पूरा हमने बता दिया। तो हाँ इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं हमारा रुक गया। इसके अलावा इंडिया की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी वो भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं लास्ट में कंक्लूड करते हुए कि इस वजह से जो है देश में जो एक स्टेबिलिटी है वो आई, जो हमारा मेन कंसर्न था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसकी तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया, पूरे इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, एंड बेसिकली वी फोकस्ड ऑन द हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर दिस लिंग्विस्टिक क्राइसिस। Okay, so that's how you can write this question and comprehensively you can use the points. ठीक है, तो बस पता होना चाहिए कि एक्ट क्या था हल्का सा, उसके हिसाब से फिर जो है आप अपना आंसर बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग हमेशा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, कैसे बनेंगे क्वेश्चन, क्या उसमें लिखना है, नहीं भी आता है तो कैसे पॉइंट्स को बनाना है, एक ही पॉइंट को दो कैसे बनाने हैं। तो ये जो कला है धीरे धीरे हमें आ जाएगी। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए है, प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।